नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएड एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम लेके आए हैं वो बीएड सेकेंड ईयर से है। बीएड सेकेंड ईयर से क्या पढ़ने वाले हैं हम? मापन पढ़ने वाले हैं। और ये जो है वो दूसरा पेपर यानी बीडी 202 होता है। तो देखिए, ये पाठ का नाम है, जो पहली इकाई है यूनिट फर्स्ट, आकलन एवं मूल्यांकन। आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बहुत ही डीपली जानेंगे। और सबसे पहले ये जो दिया गया है यहाँ पे, उसको जान लेते हैं कि ये टॉपिक मापन है क्या। तो मापन यानी मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को आंकना, आंकना यानी नापना, यही मापन होता है। ये यानी हम जान जाएं कि ये चीज़ है कितनी, मापना। जैसे कि मान लो किसी को बुखार आया तो उसका टेम्परेचर मापेंगे हम, ठीक है? नहीं, बोलो सही है या गलत है? अगर मैंने आलू खरीदे या प्याज खरीदा तो हम मापेंगे कि वो कितना है। तो यही मापन है, किसी चीज़ को हम जान जाएं कि वह कितना है, वही मापन है। आकलन कर लें हम उसका, वही मापन कहलाता है। देखिए, इसमें जानेंगे इसकी लैंग्वेज में लिखा क्या है। तो इसकी जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो ये है कि डॉक्टर शरीर का तापमान नापता है, वो थर्मामीटर से नापता है। दूध वाला दूध नापता है, लीटर से नापता है। देखिए, यहाँ पे यही तो लिखा गया है नहीं? जैसे कि आप कहीं से भार खरीद के लाओ, भार मतलब वजन, वेट की चीज़ें। जैसे सब्जी हो गई आपकी, तो वो किलोग्राम में नापेंगे आप। तो नापना यानी मापना, वही कहलाता है मेजरमेंट, ठीक है? नहीं, आप समझ रहे होंगे कि मापन क्या है। अच्छा, मान लीजिए आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं। आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं। इन 4 बच्चों में आपने कहा राम होशियार है। राम इन तीनों की अपेक्षा राम होशियार है। तो आपने क्या किया यहाँ पे आपने मापन किया। आपने यहाँ पे मापा राम को कि राम होशियार है, बाकी सब उससे कमज़ोर हैं। तो यही मापन है। आप किसी चीज़ को, यानी मापन क्या है? मापन आकलन है किसी चीज़ का, कि आंकड़ों को हम जान सकते हैं उनके जरिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेकार है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है, यह कितना भारी है, कितना हल्का है, यही सब मापन है। आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो मापन है वो क्या है। अगर नहीं समझे हैं आप, एक बार तो फिर से आ जाएं। यहाँ पे दिया गया है मापन का अर्थ एवं परिभाषा। तो यहाँ पे हम थर्ड को नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा यहाँ पे नाम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे हम किसी का भी। हम बस पढ़ेंगे मापन क्या है। हम बस यही पढ़ेंगे मापन क्या है, इसके ही अनुसार चलेंगे हम, ठीक है? नहीं, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है मापन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें छात्रों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ पे हम जान सकते हैं कि कितना सफल है छात्र या कितना असफल है छात्र, कितना आता है उसको समझ में, कितना नहीं आता है उसको समझ में। ये सब हम मापन द्वारा सीख सकते हैं। इसमें छात्रों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों की परीक्षण सम्मिलित होता है। यहाँ से क्या है, हम उनकी परीक्षाओं से जान सकते हैं कि वो कितने इन चीज़ों में सक्षम हैं और कितने नहीं हैं। यही है हमारा मापन। रियल मापन हमारा इन्हीं बच्चों के बीच में है। न आलू न प्याज, ये यहाँ पे मापन नहीं है। मापन वो तो एक प्रक्रिया थी, वो मैंने आपको समझाया कि मापन एक्चुअल में क्या चीज़ है। लेकिन हम यहाँ छात्रों के बीच मापन करने वाले हैं, यहाँ हम वस्तुओं के बीच में मापन नहीं करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द आ गया। तो ये जो अकॉर्डिंग टू द है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा ये क्या लिख रहा है इसको पढ़ लें। इस तरह हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह एक ऐसा पद है जिसका तात्पर्य किसी वस्तु या घटना आदि को किसी नियम के अनुसार आंकिक रूप में व्यवस्थित किया जाता है। देखिए, आपको मैं लाइन खिंच गई है यहाँ पे, थोड़ा मैं और साफ करके समझा देता हूँ कि यहाँ पे किसी वस्तु, घटना आदि, यानी वस्तु भी है और घटना भी है, किसी नियम के अनुसार आंकिक रूप, यानी हम उसको नंबराइजेशन कर सकते हैं, हम उसका आंकिक रूप कर सकते हैं, हम उसको न्यूमेरिकल रूप में लिख सकते हैं।
ऐसे करके, जैसे कि आलू खरीदा तो आलू में हमने क्या कर दिया कि 2 kg उसका आंकिक कर दिया, हमने उसको इनिशियली कर दिया, हम उसको जान गए कि ये कितना है नहीं। तो ऐसे करके ये जो होता है वही होता है आपका मापन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है अनेक विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण से मापन की प्रक्रिया है नहीं, यानी मापन की परिभाषा करने का प्रयास किया है। तो परिभाषा सबका अर्थ यही निकलेगा, केवल और केवल मापना। तो इस चीज़ में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारा अकॉर्डिंग टू द है नहीं, तो इतना अकॉर्डिंग टू द पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही फ्यूज उड़ जाएंगे हमारे। आगे बढ़ते हैं। इन परिभाषाओं का यदि हम विश्लेषण करें, देखिए यहाँ पे विश्लेषण होने लग गया, उसे भी मालूम है कि इससे दाल नहीं गलेगी बच्चे की, तो विश्लेषण करने लग गया, यानी पूरे का निचोड़ देने लग गया। निचोड़ क्या है? मापन की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तु या घटनाओं या तथ्यों को नियमानुसार अंक जो है अंक प्रदान किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी तो वही बात आई, मैंने क्या कहा, इनको पढ़ने से बढ़िया है आप इन चीज़ों को समझें। आप अगर इन चीज़ों को समझ गए, आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे साफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि अंक प्रदान किए जाते हैं, यानी अंक प्रदान कर दे वही तो मापन है। अगर अंक प्रदान नहीं कर पाया तो मापन नहीं है भैया। आगे बढ़ जाते हैं। मापन के अंतर्गत किसी वस्तु का मापन न कर उसकी विशेषताओं या गुणों का मापन किया जाता है। यहाँ पे यही नहीं कि देखिए भैया कि आलू खरीदा 2 किलो ही है, हम आलू का गुण भी जान सकते हैं कि ये कितना पौष्टिक है और ये कितना हार्मफुल, ये भी मापन है। ठीक है नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। मापन के अंतर्गत वस्तु के परिणात्मक स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है नहीं, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, उसका परिणाम मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, उसका परिणाम देखने के लिए साफ साफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है मापन की विशेषताएं। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? पहला, मापन मूल्यांकन करने में सहायक होता है। पहली चीज क्लियर हो गई, क्या होता है इससे? मूल्यांकन होता है। दूसरी, मापन किसी वस्तु का पूर्व वर्णन न कर आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ करता है। ठीक है नहीं, यानी मापन की प्रक्रिया कैसी होती है? शुद्ध होती है, लेकिन कभी कभार इसमें भी क्या हो जाती है भैया? त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है। मान लो वो 2 लिखना चाह रहा, उसने 3 लिख दिए गलती से, तो ये क्या होगी? 1 किलो सीधी सीधी गलती हो गई, 1 किलो की, 1 ग्राम की 1 बढ़ गया यहाँ पे। समझ में आया? तो त्रुटि हो जाती है, लेकिन यह शुद्ध अत्यंत शुद्धता के साथ करता है। वैसे तो शुद्धता के साथ करता है, बट क्या है, गलती हो जाती है, त्रुटि कहते हैं उसको। किसी भी वस्तु का मापन सीधे ना होकर उसकी यानी किसी उपयुक्त माध्यम से होता है, यानी उसका जो मापन होगा वो किसी न किसी के उपयुक्त माध्यम से ही होगा। ऐसे करके बहुत सारी हैं ये यहाँ पे इसकी विशेषताएं। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है वही लेंगे, जो लंबी लंबी सी हैं उनको थोड़ा कम ध्यान देंगे, जो शॉर्ट है उनको पढ़ लेंगे हम। क्या कह रहा है? मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता। ठीक है नहीं, कि यहीं से शुरू हो मापन, जरूरी नहीं है कि किसी एक पॉइंट से ही मापन शुरू हो जाए, ये किसी और पॉइंट से भी शुरू हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या कह रहा है? मापन वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार है। मापन क्या है? वैज्ञानिकों के लिए इट्स अ नेसेसरी, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुख्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मापन में आंकिक स्वरूप पाया जाता है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, 10 बार नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है नहीं, आगे ये क्या पॉइंट है? मापन मूल्यांकन की अपेक्षा
कम खर्चीला होता है। देखिए मूल्यांकन भी मापन की ही श्रेणी में आता है, लेकिन मापन कम खर्चीला होता है और मूल्यांकन ज़्यादा, क्योंकि मूल्यांकन में हम उसके हर एक तथ्य के बारे में जानकारी लेते हैं। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने लग गए, मान लीजिए हमने रसगुल्ले बनाए, तो उसमें हर चीज़ का जितनी इंग्रेडिएंट्स पड़ने वाले हैं उसमें हर चीज़ को मापेंगे हम, तो वो हो जाएगा मूल्यांकन, है नहीं। लेकिन मापने का मतलब ये नहीं है कि मतलब नापना है यहाँ पे मतलब हर चीज़ को जैसे कि सिस्टम में तरीके से डालेंगे इसमें, है नहीं, हर चीज़ का सिस्टम बना देंगे बहुत ही अच्छा वाला, तो वो क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। लेकिन मापन जो होता है ना, वो सिस्टम तो होता है लेकिन ये इतना अच्छा सिस्टम नहीं होता, इसीलिए कम खर्चीला होता है और ये बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम होता है। जैसे कि मान लीजिए रसगुल्ला ठीक ठाक बनाना है तो उसमें कह दिया उसने 2 कप चीनी ही डालना है, मूल्यांकन में 2 कप ही पड़ेगी, लेकिन मापन में क्या हो सकती है, वो थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, मापन के प्रकार, ठीक है नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये कह रहा है मापन के प्रकार, तो मापन के 3 भेद होते हैं, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसमें आपको याद कर लो, याद कर लो, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आपको आना ही चाहिए ये। और वैसे ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे से मैं इसको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। मानसिक या सामान्यीकृत मापन, ये देख लीजिए आप अच्छे से, मानसिक से समझ गए होंगे, उसके मस्तिष्क का मापन करने वाले हैं हम। भौतिक या निरपेक्ष मापन, भौतिक चीज़ों का जो अपने परिसर में चारों तरफ है वो भौतिक चीज़ें होती हैं, उनका मापन, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, इंस्पेक्टिव मापन, है नहीं। इंस्पेक्टिव मापन क्या होता है, ये देखिए, इंस्पेक्टिव मापन में कुछ ऐसी चीज़ों का मापन किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखी मानसिक चीज़ों का करेंगे, यहाँ पे भौतिक चीज़ों का करेंगे, इन दोनों से हटके ये जो होता है इंस्पेक्टिव मापन होता है, उनका अच्छे से विश्लेषण करके मापन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये जरूरी है भैया, ये जरूरी है, टिक लगा लो, याद कर लो अच्छे से। 3 होते हैं, बस ये आना चाहिए, 3 होते हैं, कौन से होते हैं, ये होते हैं, खत्म खेल। उसके बाद देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मानसिक या सामान्यीकृत मापन, तो मैं बता चुका हूँ इसको बहुत ही अच्छे से। क्या कह रहा है, देखिए, इस तरह के मापन में इस तरह की मापन में मापन की इकाई निश्चित नहीं होती, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। 10 लाइन पढ़ने से बढ़िया है 1 लाइन पढ़ लो, इम्पोर्टेंट पढ़ लो, ठीक है नहीं। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, देखिए ये भी जरूरी है, यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ से पढ़ सकते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, इसमें कोई परम शून्य नहीं होता, इसीलिए इसके परिणामों की व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती। कौन से की, मानसिक मापन की, गणितीय आधार पर मापन नहीं हो सकता इसका, ये समझ लो बस। क्या है कि हम इसको नंबर सिस्टम से नहीं लिख पाएंगे भैया। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, उदाहरण के लिए आप पढ़ लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है आपके, मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता और आपके अच्छे से समझ में आने वाला है। फिर से बता देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक ये उदाहरण ही उदाहरण है, ठीक है नहीं। कहाँ से शुरू होता है उदाहरण, यहाँ से शुरू होता है उदाहरण, ठीक है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब इसके बाद दूसरा कह रहा है, ये कह रहा है भौतिक मापन या निरपेक्ष मापन। तो आप यहाँ पे भौतिक मापन का तात्पर्य उस मापन से होता है जिसमें ऐसी वस्तुओं का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप में उपस्थित होती हैं। वही बात है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं या पढ़ के बता दूं, बात वही पढ़ने वाली, कुछ अलग नहीं होने वाला। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए टाइम कम है तो इसलिए हम शॉर्ट ही पढ़ेंगे। आपको अगर पढ़ना है डिटेल से तो स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों में। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप उतना कर लेना तो वो बेस्ट होगा, है नहीं। इंस्पेक्टिव मापन, ये आपका डाउट थोड़ा सा रहा होगा तो इसको जरूर पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है इसमें, इस शब्द का प्रयोग परीक्षण क्षेत्र में है सर्वप्रथम रेमंड कैलिट ने किया था। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी कहूँगा मैं, आपको बस ये देखना है कि इसमें परीक्षण के क्षेत्र में हुआ था किसका, इंस्पेक्टिव मापन का यूज, ठीक है नहीं।
आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये मानसिक मापन के विपरीत होता है। ठीक है, नहीं मैंने ये पहले ही बता चुका था कि ये दो जो है इनसे थोड़ा अलग होगा। ठीक है, नहीं कई बार व्यक्ति को वाद्य चयन करना पड़ता है। इसे ही कैटेल महोदय है नहीं ने इंस्पेक्टिव मापन की संज्ञा दी है। कैटेल महोदय ये भी फिर से एक नाम आ गया। ठीक है, नहीं जो हम रेमंड कैटेल पढ़ के गए ना, वही कैटेल महोदय बन गए। ठीक है, नहीं तो कैटेल मतलब याद करना चाहें तो इजी है। कैटेल मीन्स क्या होता है, पशु या जानवर होते हैं कैटेल मीन्स, यह है नहीं कैटेल मीन्स क्या होता है, पशु या जानवर। तो ये मान लो ये महाशय जानवर थे जिन्होंने इंस्पेक्टिव मापन बताया। बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ऐसे करके तो। ठीक है, नहीं मैं किसी की मतलब नहीं कर रहा, आप समझ रहे होंगे। मैं तो बस आपको याद कराने का एक तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे आपको मजाक में अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, नहीं अब ये क्या है, यदि वह किसी एक कथन के अनुसार, या पढ़ लेना कथन क्या है अच्छे से, वो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नहीं आगे बढ़ जाते हैं, मापन के कार्य पढ़ेंगे। तो ये किस काम में आता है मापन, ये पढ़ लो, सबसे इम्पोर्टेंट यही है मापन का कार्य। तो मापन का जो कार्य है, पहला कार्य क्या है, भविष्यवाणी कर देना है। नहीं बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे आपने, भविष्यवाणी करने वाले, वो इसी का यूज करते हैं, मापन का ही प्रयोग करते हैं आपके आने वाली बातों को बताने के लिए। ठीक है, नहीं आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, तुलना करना। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, बस इतना पढ़ते जाइए। तुलना करना, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत राम होशियार है नहीं, एक छात्र या अनेक छात्रों के साथ तुलना की जा सकती है। मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, आप बस थोड़ा समझते जाइए। वही चीज़ें रिपीट कर करके ये 10 बार पका देगा आपको, अगर आप पढ़ेंगे तो। और मैं बता रहा हूँ तो आपको एक बार वही बता देता हूँ, काम खत्म हो गया है नहीं। आगे क्या है, आविष्कार करने में, तो वो तीसरा जो मापन था ना इंस्पेक्टिव, वो इसमें यूज होता है। आगे बढ़ जाते हैं, सलाह देने के लिए भी भैया आपको मापन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई मरीज है, उसको कोई दवा की ज़रूरत है, तो आप उसको सलाह कब देंगे दवा खाने की, जब आप उसका अच्छे से मापन कर लेंगे। मालूम है कि बुखार आ रहा था, आपने उल्टी दस्त की गोली दे दी, भैया यहाँ पे तो मापन नहीं किया, आपने गड़बड़ कर दिया। तो सलाह भी कब देंगे आप, जब आप पहले मापन कर लेंगे, तभी आप क्या करेंगे, उसको सलाह देंगे। आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होगी, लो बीच में कर देते हैं हम। आगे निदान करना यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देना, ये भी मापन से ही होगा भैया। कैसे, मान लीजिए समस्या क्या है, जब तक आप उसको नहीं मापेंगे तब तक आप उसका समाधान नहीं कर सकते, उसका निदान नहीं कर सकते। इससे ही आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे और पढ़ लेते हैं। आगे ये कहाँ होने लग गया यूज, ये होने लग गया आपकी शिक्षण विधियों में प्रयोग कैसे होता है, ये आपको बताया जाएगा इसमें, शिक्षण में मापन का उपयोग है नहीं। तो जैसे कि अब मान लीजिए कोई बच्चा आपका पहले से मान लीजिए एडमिशन लेने आया, तब भी आप क्या करते हैं, उसको मापते हैं, मापन करते हैं उसका, तब भी आप क्या करते हैं, उसका मापन करते हैं। आप जानते हैं बच्चा कितना जानता है कितना नहीं जानता, ये आप पहले जान लेंगे, उसके बाद उसको क्लास ज्वाइन कराएंगे। बोलो सही बात गलत बात, आप समझ गए ये चीज़। वर्गीकरण करने हेतु मतलब क्लासीफाई करने हेतु, ठीक है नहीं, इसके लिए भी अभिवृद्धि वगैरह इसमें जो पॉइंट्स हैं उनमें करने हेतु फिर भी आपको किसकी ज़रूरत होगी, मापन की ही ज़रूरत होगी। तुलना करने में बीइंग कंपेयरिंग जब भी करेंगे आप, तब भी आपको मापन की ज़रूरत होगी। ये उदाहरण वही है कि राम श्रेष्ठ है। ठीक है नहीं, समझ में आया। भविष्यवाणी फिर लौट के आ गया, मैंने क्या कहा, लौट के आएंगे, वही पकाएंगे। ठीक है नहीं, तो हम 10 बार बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। निदान करने हेतु, ये फिर से वही आ गया, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले ही समझ चुके हैं, खत्म हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे नया आया है तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। अनुसंधान हेतु रिसर्च सेंटर, ठीक है नहीं, तो वही रिसर्च सेंटर से आपको याद आ गया होगा वैसे तो, और नहीं आया तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या का हल खोजने तथा नियोजन प्रयास हेतु आधार प्रदान करने का कार्य, यानी आधार प्रदान करने का कार्य
मापन ही करता है, यानी मापन से ही किया जाता है। ठीक है नहीं, आप ये मत पढ़ने लग जाना कि सर क्या पढ़ रहे हैं। देखिए हम इसका जो पढ़ते हैं ना वो इनिशियल पढ़ते हैं, जो मूल होता है ना उसको पढ़ते हैं। आप सोचते होंगे सर हिंदी पढ़ते हैं, मैं इसकी हिंदी नहीं पढ़ता बेटा, मैं इसको बहुत कम पढ़ता हूँ, क्योंकि ये चीज़ है ना कि वही होता है ना, आपके सामने से कोई ट्रेन बार बार गुजरे तो आपको उसके डिब्बे नंबर भी याद हो जाते हैं, ऐसी कुछ है यहाँ पे। ठीक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, मापन का महत्व, ये बहुत बढ़िया है। मापन का महत्व क्या है यहाँ पे हम समझ लेते हैं इस चीज़ को, तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे हम इस टॉपिक को। क्या महत्व है यहाँ पे, तो वही महत्व है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है नहीं, जो इसके जो मतलब पहले पढ़ चुके हैं ना, महत्व उसी में से आया है। कैसे पढ़ लेते हैं फिर से बहुत अच्छे से, तभी समझ में आएगा। क्या कह रहा है, मापन छात्रों को अध्ययन हेतु, है नहीं, मापन क्या करता है, छात्रों को अध्ययन हेतु, शिक्षकों को शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करता है। ठीक है नहीं, अब ये कैसे, बात को पहले यहाँ पे पहले सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे आगे। ये कहता है कि छात्रों को तो यानी शिक्षकों, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, तो मैं फिर से कहूँगा भैया मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा, थोड़ा समझ जाइए आपको। देखिए यहाँ पे छात्रों को अध्ययन हेतु, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रों को अध्ययन हेतु और शिक्षकों को शिक्षण हेतु। देखिए कैसे समझ लेते हैं। बच्चे को जब भी बच्चा टेस्ट देगा, बच्चा मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में बैठा हुआ है, वो टेस्ट दे रहा है, तो टेस्ट में उसके आए नंबर 10, तो बच्चा क्या हो गया, मोटिवेट हो गया, उसका जो हौसला है वो बुलंदियों पे आ चुका है। अब वो जो टेस्ट देने वाला है आगे, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस ही करेगा और ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो, कि मैं तो भैया 10 ले आया और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, तो उसके अब अगली बार फ्यूज़ उड़ने वाले हैं, ये इसका नियम है। तो मापन क्या होता है, बच्चे को मोटिवेट भी कर देता है, कभी कभार डिमोटिवेट भी कर देता है। थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, समझ जाइएगा आप। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है शिक्षक को शिक्षण हेतु। कैसे, मान लीजिए टीचर अच्छी परफॉर्मेंस देगा क्लासरूम में, तो बच्चे अच्छे मतलब रिजल्ट्स लेके आएंगे, तो इससे क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन क्या, मोटिवेशन होगा, है नहीं, तो वही चीज़ है, हम अच्छे से समझ रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं बस। क्या कह रहा है, मापन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। हाँ भैया, समय समय पर अगर मापन होता रहे, यानी जैसे कि शिक्षण विधियों में कैसे होगा, जैसे कि टीचर पढ़ा रहा है, प्रिंसिपल उसको माप रहा है, कैसे पढ़ा रहा है टीचर, तो उसमें सुधार भी हो सकते हैं, है नहीं। और ये क्या कह रहा है, अगला पढ़ लेते हैं। मापन के द्वारा छात्रों की बुद्धि क्षमता, योग्यता, दृष्टिकोण, कुशलता, रुचियों आदि में जांच की जा सकती है। बहुत बढ़िया बात है, आप समझ गए होंगे एक ही बार में। क्या होता है, छात्रों का संपूर्ण मापन किया जा सकता है, जांच ही है तो मापन है, जांच करना ही तो मापन है। यहाँ पे अच्छे इनिशियल समझिए आप, मूल बिंदु समझिए आप कि मूल बिंदु क्या बनता है। जो मूल बिंदु बनता है ना, वही अर्थ निकलता है हर बार, सॉलिड वाला। ठीक है नहीं, तो अगर मापन के ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन बनता है तो आपको झिझकने की जरूरत नहीं है। मापन के 100 क्वेश्चन बना दे आप मापन के ऊपर, तो आप 100 के 100 में से सही जवाब दे के आएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मापन मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये आप देखिए, अब आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है नहीं, तो आप पढ़ लेना अच्छे से, यानी मापन का हर बार वही निकलेगा, क्या कि चीज़ों को अच्छी तरह से जानना, उसकी जांच करना मापन हो जाता है। ठीक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। मापन की सीमाएं क्या हो सकती हैं, मापन की लिमिट्स क्या हो सकती हैं, सीमाएं क्या हो सकती हैं, तो हम यहाँ पे जानेंगे मापन की सीमाओं के बारे में। तो यहाँ पे जी कुछ दिए गए हैं, मैं लंबी लाइन नहीं, छोटी छोटी लाइनें ही समझाऊंगा मैं आपको। क्या कह रहा है ये, मापन अंतिम निर्णय नहीं देता, यह केवल सूचनाएं ही देता है। ठीक है नहीं, यानी मापन से आप जजमेंट नहीं कर सकते कि चीज़ें खराब हैं या अच्छी, लेकिन उनमें सुधार, मॉडिफाइजेशन जरूर कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं आप। ठीक है नहीं, मापन का स्वरूप, ठीक है नहीं,
देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मापन का स्वरूप आंकिक होता है जिससे उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ठीक है नहीं, आप कह सकते हैं किसी को आपने 10 में से 5 नंबर दिए, ठीक है नहीं, यह अच्छा है कि आपने उसका मापन किया, लेकिन क्या आप ये कह पाए कि ये स्पष्ट है हर बार ये 5 ही लाएगा, है नहीं। फाइनल रिजल्ट पर आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप उसको उस टाइम तो माप सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका मॉडिफाइजेशन जो है अच्छा रहा तो बच्चा 5 की जगह 10 भी ला सकता है अगली बार। तो यही है इसमें कहा गया, अच्छे से समझ जाइएगा आप। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे वो कहना चाह रहा है कि मापनशील गुण, यानी मापनशील गुणों के मध्य अंतर स्पष्ट करने में असमर्थ है। ठीक है नहीं, थोड़ी सी देखते हैं क्या कह रहा है ये फिर दोबारा से। देखिए शील गुण क्या होता है, बच्चे के गुण, शील गुण है नहीं के मध्य अंतर स्पष्ट करने में असमर्थ है। ये बच्चे के जो गुण हैं उनके बीच स्पष्ट अंतर नहीं कर सकता, यानी बच्चे के गुणों में अंतर नहीं कर पाएगा, है नहीं। ये बहुत सारी चीज़ों में गुण कर सकता है लेकिन शील गुणों में अंतर नहीं कर सकता। आगे बढ़ जाते हैं, शैक्षिक मापन में शुद्धता का स्तर भौतिक मापन की अपेक्षा निम्न होता है। देखिए शैक्षिक मापन यानी किसी की शिक्षा को मापना, है नहीं, में शुद्धता का स्तर भौतिक मापन यानी चीज़ों को नापने की अपेक्षा निम्न होता है, कम होता है। यानी चीज़ों को हम अच्छे से नाप सकते हैं, माप सकते हैं। आलू कितना है, 5 किलो, स्पष्ट हो गया, है नहीं, थोड़ा सा हमें मालूम पड़ेगा, लेकिन शैक्षिक मापन 5 किलो नहीं नाप सकते, आप नहीं कर सकते उसका मापन ऐसे करके। तो क्या होता है, निम्न हो जाता है। कौन सा, शैक्षणिक मापन निम्न हो जाता है भौतिक मापन से। ठीक है नहीं, मैंने समझाया, आपके समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब ये लास्ट है, यहीं पे वीडियो समाप्त होने वाली है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, हम कह रहे थे पहले भी और अब कहेंगे फिर से कि मापन में त्रुटियां हो जाती हैं भैया। कैसे हो जाती हैं, मान लीजिए बुद्धिलब्धि 150 थी, IQ पावर 100। हाँ, आपसे यहाँ पे अगर बुद्धिलब्धि की बात की जाए तो IQ पावर का जो सूत्र होता है बुद्धिलब्धि का, वो क्या होता है, मानसिक आयु। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये बुद्धिलब्धि का सूत्र है IQ पावर का। क्या है कि आपकी मानसिक आयु और बट्टे वास्तविक आयु। जैसे कि मानसिक आयु क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा 2 साल का है, 2 साल का है, लेकिन वो सोचने की उसकी जो क्षमता है वो लगभग 10 साल से भी ज़्यादा है नहीं, तो वो होगी उसकी मानसिक आयु यानी मेंटेलिटी एज है। और रियल आयु जो वास्तविक आयु है वो हो जाएगी, और गुणा कर देना है आपको 100 का, तो बस इससे ही निकल आएगी आपकी IQ पावर। ठीक है नहीं, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ये भी इसी का विषय है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, है नहीं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाती है, ऐसे करके एरर हो जाती है, यानी त्रुटि हो जाती है थोड़ी बहुत, तो यही है इसकी मापन की त्रुटि। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द, तो ये थोड़ा समझेंगे नहीं, और यहाँ पे जो दिया गया है इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे, यानी ये जो 3 पॉइंट हैं इसको अच्छे से समझेंगे। कैसे, देखिए कैसे, व्यक्ति के मापन, यानी इसको हटा देते हैं तब अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे वो कह रहा है कि व्यक्ति में मापन योग्य मूल्य एवं क्षमता होती हैं। ठीक है, किसमें, व्यक्ति में, पर्सन, किसी भी व्यक्ति में मापन योग्य मूल्य एवं क्षमता होती हैं। हर एक आदमी के अंदर विवेक नाम की चीज़ पाई जाती है। विवेक नाम की चीज़ से ही हम कर सकते हैं कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है, कौन सी चीज़ खट्टी है, कौन सी चीज़ मीठी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये सब चीज़ें हम अच्छे से जान सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे वो कहना चाह रहा है, उसको अच्छे से समझेंगे कि आकलन में त्रुटि रह जाती है। ठीक है नहीं, वो क्या हो जाता है, एरर हो ही जाती है भैया, गलती तो भगवान से भी होती है, ये तो इंसान का आकलन है। ठीक है नहीं, तो अच्छे से जानेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है एक मानक अंक, क्या कह रहा है, एक मानक अंक वास्तविक एवं त्रुटिपूर्ण अंक से मिलकर बना होता है। ठीक है नहीं,
एक मानक जो होता है वो वास्तविक अंक यानी मूल संख्या, मूल यानी इनिशियल नंबर, ठीक है नहीं, इनिशियल नंबर यानी मूल संख्या, और त्रुटिपूर्ण यानी थोड़ी बहुत, तो कहते ना कि छानो चाहे कितना भी, छानो चाहे कितना भी और बीनो चाहे कितना भी, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है भैया। तो वो वाला हिसाब किताब यहाँ पे भी आपको देखने मिल ही जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इस यहीं पे कर देते हैं इसको फिनिश। ये आपको पढ़ना है, ठीक है नहीं, थोड़ा बहुत तो होमवर्क देंगे, तो आपको जितनी चीज़ें बताई गई हैं थोड़ी बहुत पढ़ने के लिए वो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और जो मैंने बताया वो तो इम्पोर्टेंट रहा ही है। आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो मूल्यांकन होगा, है नहीं, इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन आगे पढ़ेंगे, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के लिए तो अभी यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आपको थोड़ी बहुत भी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमसे जुड़े रहना। अगर नहीं इच्छा हो तो भैया बिल्कुल मत जुड़ना, अगर इच्छा हो तो बिल्कुल जुड़ना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, नेक्स्ट वीडियो में उसको ही लेंगे हम, ठीक है नहीं। आज जो मुझे कमेंट मिला मैंने पढ़ा तो सर आप सेकंड ईयर के कोर्स की वीडियो चाहिए थी सर, तो वो मिलेगी आपको, क्यों नहीं मिलेगी। ये लीजिए आज का कंटेंट ही सेकंड ईयर पे रख दिया। तो देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमें तो पूरा कराना है, कैसे भी न कैसे भी आपको पूरा करना है। तो आप जुड़े रहिए, हम कराते रहेंगे, आप देखते रहिए, हम कराते रहेंगे, आप सीखते रहिए, हम कराते रहेंगे, ठीक है नहीं। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो भैया हम कैसे करा पाएंगे। हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी तो चाहिए होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे बने रहें और ठीक है हम कराते रहेंगे। तो अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कीजिए, हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, है नहीं। तो एंड तो ज़रूर देखा करें आप किसी भी वीडियो का, क्योंकि मैं एंड में जो बताता हूँ बहुत ही अच्छी बातें बताता हूँ, और जो वीडियो में होता है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है अब मैं आपको बताता हूँ एंड में वो अच्छी बातें बताता हूँ आपके कोर्स से संबंधित। तो आप सीखिए। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीएड में क्या होता है कि ज़्यादातर, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल टाइम पे पैसे मांगे जाते हैं, बहुत सी जगह पे पैसे मांगे जाते हैं, और आपकी जो फाइल्स बनती है ना वो रद्दी के भाव फेंक दी जाती हैं। तो आपको ज़्यादा फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक ही फाइल बनाएं, और एक नहीं तो 2 फाइल बनाएं बस। एक होती है ऑब्जर्वेशन फाइल जो फर्स्ट ईयर में लगती है, और सेकंड ईयर में होती हैं आपकी जो आपको लेसन प्लान तैयार करना होता है वो सेकंड ईयर में होता है। तो ये सेकंड ईयर का जो मैं करा रहा हूँ अभी जो सेकंड ईयर का है, इसीलिए मैं सेकंड ईयर का और भी बता रहा हूँ। तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ईयर में आप ध्यान रखें। अभी बहुत से बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, क्योंकि भैया वो प्रमोट हो गए, है नहीं। और जो सेकंड ईयर में आ गए वो अब समझ लो आपको लेसन प्लान बनाना है। लेसन प्लान बहुत ही इजी होता है, किसी भी बुक से मत देखिएगा, बस केवल आपको क्या करना है कि आप अगर गणित है आपके पास, और गणित है तो आप मतलब बच्चों को भिन्न सिखा रहे हैं, तो केवल आप देखिए उसमें और लिखिए। कैसे कि हमने बोर्ड पर खड़े होके सबसे पहली चीज़ क्या बताई बच्चों को, वो आप अपनी उस फाइल में नोट कीजिए। यही तो लेसन प्लान है। पाठ का कार्यक्रम जो चलता है, पाठ चल रहा वही लेसन प्लान है, ठीक है नहीं। तो पाठ को कैसे आप सुचारू रूप से चलाएंगे, वैसे जो हकीकत जो है वो यहाँ पे ये बन जाती है कि आपको पढ़ाना कैसे है बच्चों को अच्छी तरह से। लेकिन आजकल तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं लोग, हर एक चीज़ में फॉर्मेलिटी चल रही है। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं, आप थोड़ी इन चीज़ों को आप अच्छे से लें, क्योंकि आपकी जो नॉलेज बनी रहेगी ना वो एंड तक जाएगी। और अगर आपको एंड तक जो नॉलेज चाहिए तो इसके लिए अच्छे से काम करो, और यहीं तक केवल चाहिए तो आप उससे भी बुरा करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सरकारी मास्टर बनना है, आपको अच्छे से जाना है आगे तक, तो भैया चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जो मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ आप ध्यान रखना, टेट में इस टॉपिक से भी आ जाता है, इस टॉपिक से भी आ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, मैं कहता हूँ केवल बीएड पढ़ो, आप अच्छे से टेट निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बातें बताई थोड़ी बहुत नॉलेजेबल लगी हों तो फिर से वही कहना चाहूँगा, ठीक है। राधे राधे, अगली वीडियो में मिलेंगे।